नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम को बुधवार को उस वक्त कांग्रेस सेल के वकीलों से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश होने जा रहे थे। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और बंगाल में कांग्रेस की हालत के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर मामला किया है। Because of you people, because of persons like you, that the party is not being able to stand on its feet. It's just because of you people. It's just because of leadership like you that this is happening in West Bengal. It's just because of leaderships like you. It's just because of leaderships like you. Yes, absolutely. We are playing with the sentiments of the Congress workers and being a member of parliament banned by the International Congress because of you people, because of certain persons like you, that the party is not being able to stand on its feet. It's just because of you people. It's just because of leadership like you that this is happening in West Bengal. It's just because of leaderships like you. It's just because of leadership. बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां ललितपुर की नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और वो भी जब बयान दर्ज कराने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी दरिंदगी की। थाना अध्यक्ष को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पाली थाने में पीड़िता को मौसी, एसएचओ पाली सहित 6 लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये पाली थाने का थानाध्यक्ष है जिस पर आरोप है कि इसने रेप की शिकायत कराने आई 13 साल की लड़की को अपने कमरे में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं। घटना सामने आते ही थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और पूरे थाने को लापरवाही बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। लड़की की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल को इलाके के 4 लोगों ने लड़की को भोपाल ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को 26 अप्रैल को थाने में ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस वालों ने पहले पीड़ित लड़की को उसकी मौसी के पास छोड़ दिया। लड़की की मां के मुताबिक अगले दिन जब लड़की अपने बयान दर्ज कराने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ रेप किया। ललितपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी थाना अध्यक्ष पर रेप और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगाई हैं। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को यहाँ लाया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि इस तरह की घटना घटी थी। चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे वही उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान में बताने के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई की थी। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद ललितपुर पहुंच गए। उसकी मां न्याय चाहती है, मां सुरक्षा चाहती है और सुरक्षा हो, उसकी न्याय मिले, यही है। और जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है, हाथरस की घटना आपके सामने है। आखिरकार पुलिस को क्या हो गया? और ये सब बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करती है। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गिरफ्तारी के 12 दिनों के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी और राणा दंपत्ति को फिर से जेल जाना पड़ेगा। फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आए हैं। उधर कोर्ट से राहत मिलते ही मुंबई में उनके घर पर बीएमसी की टीम पहुंच गई। इधर राणा दंपत्ति को कोर्ट से जमानत मिली, उधर बीएमसी की एक टीम उनके घर पहुंच गई। नवनीत राणा उनका
घर है ये लावी अपार्टमेंट, इसके 8वें फ्लोर पर उनका फ्लैट है और बीएमसी को ऐसी शिकायत मिली है कि उनके फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ है। 2 दिन पहले नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया था बीएमसी की ओर से और आज जैसे ही कोर्ट से जमानत मिली है, राहत मिली है राणा दंपत्ति को, बीएमसी की टीम यहाँ पर आज निरीक्षण के लिए पहुँच गई थी। चूँकि फ्लैट बंद था उसके बाद बीएमसी की टीम 10 मिनट में ही यहाँ से निकल गई, लेकिन ये जानकारी देते हुए कि एक बार और बीएमसी की टीम यहाँ पर आएगी निरीक्षण के लिए, जिस तरह से शिकायत मिली है अवैध निर्माण को देखते हुए। तो क्या बीएमसी सिर्फ दबाव बना रही है या तोड़फोड़ की भी कार्रवाई होगी, वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातुश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों और राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में जेल गए राणा दंपत्ति को गिरफ्तारी के 12 दिन बाद मुंबई की सत्र अदालत से 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। राणा दंपत्ति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं रख सकते, सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा काम वो दोहरा नहीं सकते। जांच में सहयोग करना होगा। अगर जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा। जांच अधिकारी की ओर से इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। पता नहीं मुझे, जब तक ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आती। सरकारों पर राजद्रोह की धारा 124A के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है और अब राणा दंपत्ति को जमानत मिलने से भी ये संकेत साफ दिख रहा है कि दोनों पर राजद्रोह की धारा लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था, वरना ऐसे संगीन अपराध जिसमें कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, अदालतें जल्दी जमानत नहीं देती। मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए आज रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.4% करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले से बैंकों से कर्ज लेना अब महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ रही अनिश्चितता, रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल की बढ़ी कीमतें और खाने पीने के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही उथल पुथल को देखते हुए किया है। आरबीआई गवर्नर ने आशंका जताई कि महंगाई अभी ऊंचे स्तर पर बने रहेगी। आरबीआई के ऐलान के बाद सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1300 अंकों से ज्यादा नीचे तक चला गया। निफ्टी में भी करीब 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। Which I termed as the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points to 4.40% with immediate effect. एक तो महंगाई की मार, ऊपर से पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाने का रिजर्व बैंक का ये ऐलान नीम चढ़े करेले से कम नहीं। खास बात यह है कि रिजर्व बैंक ने ये फैसला बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के नाम पर लिया है। रिजर्व बैंक ने अपना पॉलिसी रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को क्रेडिट मुहैया कराता है। बैंकों को कर्ज महंगा मिलेगा तो वो ग्राहकों को भी कर्ज महंगा ही देंगे। अर्थव्यवस्था में नकदी पर नियंत्रण रखने के मकसद से ये दरें बढ़ाई गई हैं। इसके बाद अब होम लोन या अन्य तरह के लोन की ब्याज दरें बढ़नी भी तय हैं। Globally, inflation is rising alarmingly and spreading fast. Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 per barrel, and they remain volatile. Global food prices touched a new record in March and have firmed up even further since then. Inflation-sensitive items relevant to India, such as edible oils, are facing shortages due to conflict in Europe and export ban by key producers. पिछले कई हफ्ते से यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर बढ़ोतरी की शक्ल में सामने आया है। इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ी है और आम जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें भी बढ़ गई हैं
ये भी सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया सरकार ने भी पाम ऑयल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। पाम ऑयल महंगा होने से खाने पीने की कई चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। इंडोनेशिया सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया 28 अप्रैल से, उसका कितना असर पड़ा है भारत में एडिबल ऑयल मार्केट पर, और क्या जो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ तेल हैं जो डोमेस्टिक तेल हैं, उनके दाम इस पीरियड में गिरे भी हैं, और कुछ जो पाम ऑयल ख़ास तौर से वहाँ से आता था उसका चूंकि स्टॉक्स अवेलेबल था तो उसके दाम के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और अब हमें उम्मीद है कि इंडोनेशिया का वो बैन टेम्परेरी था, वो ख़त्म हो जाएगा और ऑयल के प्राइसेस फिर गिरने की तरफ जाएंगे। यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की सरकारी खरीद पर भी असर पड़ा है। केंद्रीय खाद्य सचिव ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा फसल सत्र में तेज गर्मी के कारण पहले ही गेहूं का उत्पादन करीब 60 लाख टन कम हो सकता है। ऊपर से सरकारी खरीद भी कम हो रही है क्योंकि किसानों ने ऊंची दरों पर गेहूं सीधे प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच दिया है। गेहूं के प्रोडक्शन का क्या लेटेस्ट एस्टिमेट है आपका, सरकार का? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले 1110 लाख मीट्रिक टन का उनका ओरिजिनल एस्टिमेट था, जो उन्होंने रिवाइज करके 1050 लाख मीट्रिक टन किया है। करीब 5% कम हुई है, करीब 60 लाख मीट्रिक टन का रिडक्शन। तो आपको लगता है कि ये एक इशू हो सकता है आगे चल के कमी? ये बड़ा इशू नहीं है क्योंकि इतना ही प्रोडक्शन लास्ट ईयर भी था। हालांकि खाद्य सचिव ने साफ किया कि गेहूं के निर्यात को किसी भी तरह से नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं है। इसका सीधा फायदा कारोबारियों के अलावा किसानों को भी हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में रूस और यूक्रेन से करीब 29% गेहूं पहुंचता था। इन दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में उथल पुथल भी बढ़ी है और गेहूं की कीमतें भी। इसका असर भारत में गेहूं के बाजार पर भी पड़ा है। अब सरकार को उम्मीद है कि जून से जब अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गेहूं का नया स्टॉक पहुंचेगा तो इससे बाजार में उथल पुथल कम होगी और कीमतों को नियंत्रित करना भी आसान होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में लोगों को आज तपती गर्मी से कुछ राहत मिली जब यहां बारिश हुई है। कई इलाकों से बारिश की तस्वीरें सामने आई। हालांकि पूरे दिन दिल्ली का मौसम काफी उमस भरा रहा। शाम को तेज आंधी और बारिश से लोगों को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिली।